और साथ ही निरंजन पोद्दार जो हमारे साथ हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। कि 2014 से सवाल यहाँ पर ये है, किसने किसको भटकाया, जरा समझा दीजिए, क्योंकि 27 साल एक लंबा वक्त तो लगा है। बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, बस इतना है। पोद्दार साहब से मैं जवाब लूं, मैं आता हूं आपके पास। पोद्दार साहब जवाब दीजिए। ऐसा है अनुपम जी, इस देश के अंदर हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि शिवाजी महाराज जो बताए जाते हैं कि माँ जीजाबाई की देन बताई जाती है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो माता होती है वो बच्चे की सबसे प्रथम गुरु होती है, और उसके बावजूद उस माता को केवल ओले पर्दे के अंदर रखना, उसको चूल्हे चौके के अंदर रखने की जो आज तक जो एक जिसको कहते हैं पुरुष प्रधान समाज की जो एक साजिश कहूं या एक मानसिकता कहूं, उससे निकल करके आज जब ये सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के तहत उस मातृ शक्ति को आगे लेकर के चल रही है, और जिसके लिए विशेष सत्र का आह्वान किया है, जिसके ऊपर भी कुछ लोग अनुपम जी रोने धोने का काम कर रहे थे, जिसके लिए आपने देखा होगा कि परसों प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रोने धोने के लिए आपके पास बहुत समय बचेगा। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से मातृशक्ति की चिंता की जा रही है, ये ना केवल उस मातृशक्ति को अवसर देने के लिए है, ना केवल ये उस मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए है, बल्कि ये इस राष्ट्र को, इस समाज को अग्रणी दिशा में ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा अनुपम जी। और रही बात सवाल यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश को अगर हम देख लें, उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देख लें, आज महिलाओं की कितनी संख्या है वहां पर, ये चाहते तो बहुत पहले ये कदम उठाया जा सकता था। अनुपम जी, निश्चित रूप से इसी वजह से ये आरक्षण बिल लाने की आवश्यकता पड़ रही है ना। अगर मान लीजिए पहले से अगर महिलाओं को बराबर की भागीदारी मिली होती, बराबर के अवसर मिले होते, बराबर के उनको मौके मिले होते, तो मुझे एक बात बताइए, आरक्षण बिल की आवश्यकता क्या थी। लेकिन आरक्षण बिल की आवश्यकता का मतलब ये है, और यहां पे मैं जो अभी कहने वाला था कि विपक्ष जिस तरीके से आज हल्ला गुल्ला या आज जिस तरीके से अपना जिसको कहते हैं कि एक विधवा विलाप कर रहा है, देखिए अनुपम जी, निश्चित रूप से विपक्ष को करना चाहिए, लेकिन सकारात्मक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई आप चुनाव से पहले क्यों ला रहे हो, आपने ये हमारा अपना बिल था, ये फलाना बिल था। अरे भाई, गई को जाने दो, रही को रख लो। मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये है कि इसके अंदर आप सुझाव करना था। सफर हमको सवेरों की तरफ ले गए, लेकिन उजाले ही अंधेरों की तरफ। पोद्दार साहब जी, आप ही ले गए उनको अंधेरों की तरफ। नहीं, अंधेरों, देखिए ऐसा है अनुपम जी, हमें यह चीज देखनी है कि सरकार उस विपक्ष की चिंता करे या सरकार इस राष्ट्र की आधी आबादी की चिंता करे, सरकार इस राष्ट्र के भविष्य की चिंता करे, सरकार हमारे यहाँ जन्मी हुई हर एक बच्ची की चिंता करे। यह सरकार का काम है। और सरकार आज जिस तरीके से जो साथ दे उसके साथ, जो साथ ना दे उसके बगैर, और जो विरोध करे उसके बावजूद, आज सरकार जिस तरीके से राष्ट्र और राष्ट्र नीति के ऊपर चल रही है, निश्चित रूप से मेरे हिसाब से यह प्रशंसनीय कार्य है अनुपम जी। विपक्ष जो है, जहां महिलाएं खड़ी हैं, हाथ दिखा करके, मुस्कुरा के ये कह रहा है बार बार कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन बिल के मसले पर, कई मुद्दों पर विरोध। ये दोहरापन कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या इशारा कर रहा है ये? देखिए अनुपम जी, इसी को मैं कहता हूं कि कंफ्यूज राजनीति, क्योंकि आपको राजनीति के अंदर अपनी मानसिकता और अपनी नीति और अपनी नीयत स्पष्ट करनी पड़ेगी, तभी आप जनता के मन में भरोसा उत्पन्न कर पाएंगे, तभी आप जनता से जुड़ पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आज तक की राजनीति, केवल महिला आरक्षण बिल के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, आज तक की आप राजनीति देखिए, जब हम राष्ट्रपति के महामहिम के पद के ऊपर माँ द्रौपदी मुर्मू जी को जब चयनित करके वहां पे जब विराजमान किया जाता है, तो ये विपक्ष पता नहीं क्या क्या अनर्गल और कैसी कैसे प्रलाप करता है, और उसके बाद में पता नहीं उन्हीं के समर्थन में कहते हैं कि आपने राष्ट्रपति जी का अपमान कर दिया जब नई लोकसभा का जब उद्घाटन होता है। इसी तरीके से जब नई संसद का जब भूमि पूजन होता है, तो विपक्ष कहता है कि मोदी अपने लिए 22,000 करोड़ का महल बनवा रहा है, लेकिन आज वही विपक्ष उसी लोकसभा के अंदर बैठ करके तालियां पीट रहा है। विधान भवन बना रहे हैं, अब तो इसकी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। योगी आदित्यनाथ सरकार वहां पर भी नया विधान भवन बना रही है। नया संसद भवन तो हो गया, अब नया विधान भवन भी यूपी में देखेंगे लोग। निश्चित रूप से देखिए अनुपम जी, जब राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, जब नया भारत है, तो फिर इसके अंदर नवीनीकरण से क्यों परहेज। और निश्चित रूप से जिस तरीके से नई पीढ़ियां आ रही है, नए सारे के सारे समीकरण बन रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, इस देश की डेमोग्राफी जिस तरीके से बदल रही है, तो उसी तरीके से इस देश की जो पंचायतें हैं, चाहे वो राज्य की पंचायतें हों। साहब बताइए। ऐसा है अनुपम जी, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि विपक्ष को पता ही नहीं विपक्ष क्या सोचता है, विपक्ष के रणनीतिकारों का पता नहीं,
क्योंकि मैं अभी जैसे कह रहा था कि 2019 से पहले भी कदाचित इसी तरीके से माहौल बनाया गया, लेकिन 2019 के अंदर साथ मिलकर के चुनाव लड़ने लग गई, वही पार्टियां गठबंधन बना करके चुनाव लड़ने लग गई। आज इनको ये पता नहीं है कि अगर ये बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ पेस्ट करते हैं या इसके साथ चस्पा करते हैं तो इसका इनको लाभ होगा या हानि, ये इनको पता नहीं है। क्योंकि अनुपम जी, जो बहुजन समाज पार्टी का डेडिकेटेड वोट है वो तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा। वो कहेगा कि जब हमारी पार्टी सपोर्ट कर रही है तो क्यों ना हमने बीजेपी को वोट दे दें। मायावती का वोट बैंक तो गिरा ही नहीं है साहब। देखिए तो अभी पिछले चुनावों में, यहां आप निगम के चुनाव देख लीजिए, अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो तथ्यों पे बात करिए ना। हवाई बातें करके आप बीएसपी को नीचे गिरा दीजिए, भाजपा का झंडा बुलंद कर दीजिए, कांग्रेस को हवाई फायर कर दीजिए। ये बातें करने से का मतलब क्या है? 2022 के विधानसभा चुनावों को अगर आप अध्ययन करेंगे अनुपम जी, उनका विश्लेषण करेंगे तो आपको यह चीज दिखाई देगा कि बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ, जबकि बहुत छोटा सा वोट बैंक वो समाजवादी पार्टी के पास गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के अंदर जो परिणाम, जो जिस तरीके से एक ऐतिहासिक परिणाम है, उसका मेरे हिसाब से उसका सबसे बड़ा श्रेय ये है जो विपक्ष जो गलती कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी को अटैच कर रहा है। लेकिन मिश्रा पोद्दार साहब, सवाल यहां पर ये, आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बहुत से राजनीतिक दल कंफ्यूज हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं। सवाल यहां पर ये है, ऊपर कुछ है अंदर कुछ है, मन में कुछ और चल रहा है। ये खिचड़ी पकाने की कोशिश राजनीतिक दल बना करके क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? खुले तौर पे विरोध क्यों नहीं करते? देखिए अनुपम जी, निश्चित रूप से आज तक इस देश की जो राजनीति है वो चुनाव के इर्द गिर्द होकर के और चुनाव के अधीन इस देश की राजनीति ने अपनी पिच बिछाई है। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों के अंदर ये वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो कार्य कर रही है, इसके अंदर आप देखेंगे कि मोदी जी ने अपने हर एक काम का एक टाइम पीरियड, टाइम शेड्यूल एक उन्होंने तैयार किया हुआ है और वो उसी हिसाब से ना किसी मेरा ये मानना है ना किसी चुनाव की परवाह कर रहे हैं ना किसी परिणाम की परवाह कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस बात को मैं इस चीज से प्रमाणित करता हूं अनुपम जी कि 2016 के अंदर जिस तरीके से जीएसटी लाया गया, मोदी नोटबंदी की गई, 2017 के अंदर जिस तरीके से जीएसटी लाया गया और ये दोनों के दोनों व्यापारियों के विरोध में माने गए, जबकि व्यापारी प्रदेश माना जाता है। गुजरात 2017 में गुजरात चुनावों से जस्ट पहले ये चीज हुई थी, लेकिन सरकार ने वहां परिणामों की परवाह ना करते हुए केवल देश को देख करके कि देश की गति कैसे बढ़ सकती है, देश को कैसे, देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है, तो उसी तरीके से सरकार को जब लगा कि अब 2023 के अंदर समय है कि महिला आरक्षण बिल, यानी कि सीधी सी बात है, इस देश की आधी आबादी को, इस देश की मातृशक्ति को, किसी भी व्यक्ति के प्रथम गुरु को बराबर की अवसर, बराबर के मौके देने का समय आ गया है आरक्षण बिल पास करके। तो इन्होंने जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाया, सवाल यहां पर यह है, मां बहन का सम्मान आप भी करते हैं, मां बहन का सम्मान हम भी करते हैं। राजनीति में उनकी भागीदारी ऐसा नहीं है कि आज ही उनके लिए एंट्री खोली गई हो, उनके लिए दरवाजे खोले गए हो, ऐसा नहीं है। राजनीति में महिलाएं पहले से रही हैं और मैं अगर नाम गिराना शुरू करूंगा तो मेरे पास भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। सवाल जब आरक्षण की बात है, सवाल महिलाओं के सम्मान की है, महिलाओं की स्थिति को सुधारने की है, तो हम जब बात करते हैं आंकड़ों की, हम बात करते हैं गंभीरता की, तो ये सारे सियासी दल बिखरे हुए अलग अलग चौखटों पे दिखाई दे रहे हैं। अनुपम जी, आप कह तो सही रहे हैं, महिलाएं अभी तक राजनीति में दिखती थी, लेकिन लोगों की मानसिकता कैसी है कि राजस्थान विधानसभा के अंदर इन हाउस फ्लोर के ऊपर अगर एक मंत्री ये बात कहता है कि यहाँ पे बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और उसके बाद में पूरा का पूरा सदन ठहाका लगाता है, तो आप सोचिए कि उस राजनीतिक जमात की मानसिकता कैसी होगी अनुपम जी। अब उस जमात को जवाब देने के लिए अगर महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है, और मैं इसको बिल नहीं कहूंगा, इसको संविधान संशोधन किया जा रहा है, जिसकी जो परिणाम है, जिसके जो लाभ है वो 2026-27 के बाद में देश को मिलने लगेंगे, तब ये जो इस तरीके रुग्ण मानसिकता के जो लोग हैं उनको एक, मेरे हिसाब से ये स्वतः एक करारा जवाब है अनुपम जी। और रही बात जो विपक्ष की आप कर रहे हैं, देखिए निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, अगर मोदी गवर्नमेंट लेकर के आई है तो वो पास भी करवाएगी, वो इसको कानून में भी तब्दील करके जाएगी, और उसके बावजूद अगर विपक्ष इस चीज को साथ देगा तो विपक्ष का स्वागत होगा। मिश्रा साहब, आप जरा देखिए,
सही बात रखिएगा। मैं ये चाहता हूं कि तमाम जो दर्शक हमें सुन रहे हैं वो इस बात को समझें कि न्यूज 18 जो बात कहता है डंके की चोट पर कहता है, और हम इस बात को इसीलिए कह रहे हैं कि आप इस बात को सही तरीके से ब्रीफ करिए। तमाम लोगों को ये बात बताइए कि जिन राज्यों में चुनाव है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, मिश्रा जी स्वीकार नहीं करेंगे। ये अपने समीकरणों को अपने फेवर में बुलाने में अक्सर कामयाब रहे। लेकिन पोद्दार साहब, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, निष्पक्ष राय रखिए। क्या भाजपा को इस कदम के बाद इन राज्यों में फायदा नहीं होगा? बताइए बेबाकी से। देखिए अनुपम जी, निश्चित रूप से जब कोई भी व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है और अच्छा कार्य करता है तो उसकी सराहना सर्वत्र होती ही है। और इसके अंदर अगर कोई दूसरा अगर प्रतिद्वंदी ये चाहे कि ये कार्य तो बहुत अच्छा करे लेकिन इसको सराहना ना मिले, तो मेरे हिसाब से सोच बदलने की आवश्यकता उस प्रतिद्वंदी को है। क्योंकि जिस तरीके से अब ये सरकार ये महिला आरक्षण कानून कहूं या जिस तरीके से मातृशक्ति को एक अवसर प्रदान करने का एक कार्य कर रही है, तो निश्चित रूप से उस मातृशक्ति के मन में एक भरोसा उत्पन्न होगा कि हाँ, कोई राजनीतिक पार्टी है जो उनके लिए लड़ती है। क्योंकि इसके अंदर केवल आप ये आरक्षण बिल की, आरक्षण कानून की बात ना कीजिए अनुपम जी। जब से मोदी सरकार आई है सबसे पहले इन्होंने शौचालय केवल महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को खुले में शौच जाने में बहुत तकलीफ होती थी। उसके बाद में उज्ज्वला गैस योजना, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज के अंदर ज्यादातर परिवारों के अंदर महिलाएं खाना बनाने का, रसोई का काम महिलाएं देखती हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक समझ लीजिए धुआं से बचाने के लिए, उनकी आंखों बचाने के लिए उन्होंने गैस सिलेंडर दिया। और जिस तरीके से अब आरक्षण बिल लेकर के और राजनीति के अंदर हमारी मातृशक्ति की धमक बढ़ा रहे हैं इस देश की मैं मेरे पास आखिरी वक्त है कि मैं जरा मिश्रा जी आपका और पोद्दार साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।